वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रिजिड बॉडी को ही डिस्कस कर रहे हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। इस टॉपिक से रिलेटेड जिस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे उसमें है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जो आज का हमारा टॉपिक है दी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ द moments and product of inertia। जी, हम मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हम मूवमेंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को ड्राइव कैसे करना है या इस मेथडोलॉजी को सीखना कैसे है, उसके लिए हमें 3 मेन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हम जो मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस के अबाउट, उसमें पहली जो कंडीशन है कि अगर हम मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसी भी नॉन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, देन वी कैन फाइंड एनी पैरेलल सेट ऑफ एक्सिस। हम कोई भी एक और सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस फाइंड करेंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस के मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के। अब पैरेलल का जिक्र किया है कि पैरेलल सेट ऑफ एक्सिस को कैसे बात करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेट ऑफ एक्सिस है एक्स वाई जी, ये किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर इसी केस में हम एक और इसी के पैरेलल एक्सिस सेट ऑफ एक्सिस ले लें तो इन एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम इसके कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इस पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमने मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसी भी नॉन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस का फाइंड करना है, देन वी कैन फाउंड फॉर एनी पैरेलल सेट ऑफ एक्सिस बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया गया हुआ पहले। दूसरा जो मेन पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, दूसरा जो मेन पॉइंट है उसमें हम मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे किसी भी नॉन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस की। किसी अगर उसमें कोई भी एक हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस है, कोई भी एक फिक्स एक्सिस, अब इसमें दूसरा केस क्या लेंगे कि कोई और पर्टिकुलर एक्सिस लेंगे जो उसके अंदर रोटेट करेगा। रोटेटेड एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से भी हम मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमने डिस्कस किया है पैरेलल एक्सिस की मदद से एक्सिस का यूज़ करके, दूसरा हमने किया है रोटेटेड सेट ऑफ एक्सिस से। और थर्ड वन है हमारे पास कि इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सिस का फाइंड करना चाहते हैं, देन वी फाइंड अगर हमारे पास कोई भी सिंपल कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड शेप है किसी भी रिजिड बॉडी की और इसका मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम उस जो भी कॉम्प्लिकेटेड शेप वाली रिजिड बॉडी होगी उसको हम स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे बॉडीज़ के सब डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है, सिमिलर पार्ट्स में से, और उन सारे पार्ट्स को इंटीग्रल करेंगे फॉर ईच ऑफ देम, एंड एट द एंड हम उन सारे इंटीग्रल्स का सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास उस बॉडी का मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के क्या करेंगे, हम सब डिवाइड करेंगे उसके बॉडी को, सब डिवाइडिंग
the complicated rigid body. हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बॉडी को सब डिवाइड कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। हम कैसे किसी इसकी मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। हम लास्ट वाला सब डिवाइडिंग वाले मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखाता हूँ जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक 3D एक्सिस है, यहाँ पर हम एक क्यूब सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, सिमिलरली सेम डिस्टेंस पर मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, सिमिलरली सेम डिस्टेंस पर मैंने ये एक पॉइंट लिया। अब इनको परपेंडिकुलरली जनरेट करते हुए हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस तरह हम यहाँ पर भी जनरेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर और इनको इसी तरह ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास एक 3D प्लेन में हमने एक क्यूब लिया है और यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसको हम वॉल्यूम पॉइंट भी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से तीनों एक्सिस से, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस, तीनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूँगा इसे, जिसको मैं जो अलोंग ए से होगा उसको मैं ए एक्स कह दूंगा, जो अलोंग वाई एक्सिस होगा, ठीक है, उसको मैं ए वाई कहूँगा, और जो अलोंग जी एक्सिस होगा उसको मैं ए जी कह दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस टू दी वॉल्यूम पॉइंट। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते थे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज दस टू सब डिवाइड द बॉडी इनटू सिंपल पार्ट्स, कि हमने बॉडी को क्या करना है, सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चूजिंग फॉर ईच पार्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस विच विल मेक द इंटीग्रेशन इजी, और इस तरह के पार्ट्स की सिलेक्शन करनी है, ऐसे पार्ट्स को चूज करना है जिससे हमारी जो इंटीग्रेशन है वो ईजी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। By transformation of the coordinate, the movement and the product of inertia with respect to the desired axis can be found, कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेट्स की उसकी मदद से मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को विद रिस्पेक्ट टू द डिजायर्ड एक्सिस, चाहे अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस, जो भी हमारा डिजायर्ड एक्सिस होगा उसके अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं एंड मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया को फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिजिड बॉडी में जो हमने मैस एक पॉइंट मैस लिया है, वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया है। एक ऐसी रिजिड बॉडी है ये जिसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ पर हम यहाँ पर इसको रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि इस बॉडी के किसी भी एक पर यूनिट वॉल्यूम का जो मैस है वो हमारे पास रो के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो अगर हम इसकी मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम आई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आई एक्स एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो किसी भी मैट्रिसेस के डायगोनल एंट्रीज को लिया जाता है जिसमें वैल्यू सेम आ रही होती है, एक्स एक्स आई वाई वाई आई या जी जी आई, और ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रल वॉल्यूम जिसको हमने कंसिडर किया है पर यूनिट वॉल्यूम मैस, और इनटू अलोंग एक्सेस से लेंगे तो हमारे पास बाकी एक्सिस क्या देंगे, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और डी वी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं रो
और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर जो हमारे पास एक्सिस हैं, अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो हमारे पास पर्टिकुलर एक्सिस जो बच रहे हैं वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है। इसको हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स डी वी के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आई वाई को रिप्रेजेंट करें तो वो आ जाएगा आई वाई वाई दैट इज सिमिलरली इक्वल टू रो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल रो। अब यहाँ पर आ जाएगा ए वाई जी ए स्क्वायर वाई डी वी। और सिमिलरली हमारे पास आई जी क्या आ जाएगा, आई जी जी इज इक्वल टू इंटीग्रल रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी दैट इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर जी डी वी। ये हमारे पास इन तीनों सेट्स को हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे कि दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज इक्वेशन 1। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो प्रीवियस हमने ए एक्स ए वाई ए जी मैंशन किए हैं ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सिस टू दी वॉल्यूम एलिमेंट, कि एक्सिस से वॉल्यूम एलिमेंट तक के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड आर नॉट कंपोनेंट ऑफ द रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर के कंपोनेंट नहीं है टू दी एलिमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आई एक्स जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एम कहाँ से आया है, रो डी वी हमारे पास जो इंटीग्रेट करेगा, ए जो है हमारे पास उस प्रीवियस इंटीग्रल में आधा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा था कि जो रो डी वी है हमारे पास वो हमें मैच जनरेट करके देगा। सिमिलरली जो आई वाई है वो हमारे पास एम आर स्क्वायर वाई हो जाएगा और जो आई जी है वो हमारे पास एम आर स्क्वायर सी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम हमारे पास टोटल मास ऑफ द बॉडी है एंड क्वांटिटी जो हमारे पास आर एक्स आर वाई और आर जी है रिस्पेक्टिवली, इसको हम रेडियस गायरेशन ऑफ द बॉडी कहते हैं, रेडियस गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दी। रेडियल गायरेशन ये हमारे पास अबाउट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, द रेडियस गायरेशन जो है हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम पॉइंट मास टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस गायरेशन को अगर हम डिफाइन करें कि ये क्या होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम पॉइंट मास टू एक्सिस ऑफ दी रोटेशन होता है। ठीक है, अगर इसको हम रेडियस गायरेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर लें, आई एक्स आई वाई और आई जी तीनों इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर लें तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जी, जिसको टोटली हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर स्क्वायर के और इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आई के साथ। ठीक है, यहाँ से हमें अप्लाई करेंगे तो आर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओवर एम होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी जिसको रेडियस गायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, सिंपली पॉइंट मास का, उसके लिए हम सिंपली लेंगे आई एक्स वाई, ये हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रेडियस गायरेशन निकाल लिया और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सिंपली आई एक्स क्या बन जाएगा, इंटीग्रल रो एक्स वाई डी वी। ठीक है, यहाँ पर एक्स एंड वाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिंपल कैसे, जैसे मैंने 3D एक डायग्राम बनाई थी, इसमें आप x यहाँ पर x पॉजिटिव है, इसकी ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, y अबव साइड पे पॉजिटिव है, बिलो साइड पे चले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, z इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो z भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस में हम क्या कहेंगे, इफ द वाईजी प्लेन इज अ प्लेन सिमेट्री, कि हर प्लेन अपने प्लेन सिमेट्री रखता है फॉर अ बॉडी, देन देयर इज अ नेगेटिव पी ऑफ एक्स डी वी एंड फॉर पॉजिटिव पी ऑफ एक्स डी वी। वाईजी प्लेन की अगर सिमेट्री है तो हमारे पास जो ये क्वांटिटी हमारे पास आती है डायग्राम में,
y और z की प्लेन की सिमेट्री चेक करें तो हमारे पास जो रो एक्स डी वी आएगी, इसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी इस वाई जी प्लेन की सिमेट्री में। राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। किसकी? ये इस तरह की क्वांटिटी रो एक्स डी वी पॉजिटिव भी मिलेगा और रो एक्स डी वी हमें नेगेटिव भी मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे तो हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज ज़ीरो। तो ऐसे केस में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अब इस चीज़ को जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमारे पास अगर हम एक सॉलिड स्क्वायर ले लेते हैं किसी भी एक्स वाई प्लेन में, ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया है और इसमें मैं एक सॉलिड स्क्वायर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सी इसके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी जो लेंथ विड्थ है वो हमारे पास एल है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है कि सॉलिड स्क्वायर है, ये यूनिफॉर्म प्लेट है द मास इसका एम है, ठीक है। और इसकी लेंथ एंड थिकनेस, इसकी जो मोटाई दी गई है वो एच है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आपको इसकी थिकनेस नज़र नहीं आ रही, अगर हम इसको ज़रा यहाँ पर मैं आपको 3D में बना कर दिखाता हूँ तो आपको इसकी थिकनेस भी नज़र आएगी। मैं इसको एक्स वाई जी प्लेन में ले जाता हूँ जहाँ पर इसकी थिकनेस शो करवाते हैं आपको। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन में हमने ये सॉलिड लिया था, इसकी थिकनेस शो करवाने के लिए मैंने क्या लिया है, पहले फ्रंट लाइन पर मैं आपको बिल्कुल एक सॉलिड स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ये एक सॉलिड स्क्वायर आ गया है जिसका सेंटर हम इस पॉइंट पर चलें एक ओपन प्लेस पर बना के आपको दिखाता हूँ ज़रा। जी, ये सी को हमने इसके सेंटर पर प्रेजेंट किया है, ये एक्स वाई प्लेन में हमने लिया है और इसकी थिकनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एल और ये एल हमारे पास लेंथ विड्थ है। अब इसकी थिकनेस की बात करें अगर हम, तो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगा, जी। ये हमने एक सॉलिड स्क्वायर लिया यहाँ पर, ये एल एच और ये जो इसकी थिकनेस है इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। सिंस सी दैट एक्स वाई कोऑर्डिनेट रेंजेस, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो रेंज हमें मिल रही है, चूँकि ये देखें एक्स के बिल्कुल सी सेंटर पे लिया है, अगर इधर हमारे पास टोटल लेंथ एल है तो राइट साइड पर भी हाफ पॉजिटिव एल हो जाएगी, लेफ्ट साइड पर हाफ नेगेटिव एल हो जाएगी। सिमिलरली वाई के भी हाफ अबव है और हाफ बिलो है, तो इसका मतलब ऊपर वाली जो हाफ अबव जाएगी वो हमारे पास पॉजिटिव एल बाई 2 हो जाएगी और नीचे वाली नेगेटिव एल बाई 2 हो जाएगी। और इसी तरह जो थिकनेस है वो अबाउट जी एक्सिस है हमारे पास, हाफ पॉजिटिव साइड पर है और हाफ नेगेटिव साइड पर है, तो थिकनेस को हम नेगेटिव एच बाई 2 और पॉजिटिव एच बाई 2 ले लेंगे। और अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें, आई जी हमारे पास जी एक्सिस के अबाउट उसने रोटेशन का क्वेश्चन में कहा है, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी कि हमें जो रोटेशन फाइंड करनी है अबाउट जी एक्सिस फाइंड करनी है एट सेंटर मैस सी के अबाउट। तो आई जी बता रहा है कि रोटेशन अबाउट जी एक्सिस है और एट पॉइंट सी जिसके अबाउट हम रोटेशन फाइंड कर रहे हैं, तो जो हमारा इंटीग्रल जनरेट करेगा वो आ जाएगा रो। अब जी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इंटीग्रल को हम लिमिट्स अप्लाई करें तो जो अलोंग एक्स एक्सिस लिमिट थी वो नेगेटिव एल बाई 2 से पॉजिटिव एल बाई 2 जा रही है, ठीक है। सबसे एंड पर हम ये लें माइनस एच बाई 2 पॉजिटिव एच बाई 2 और इसी तरह नेगेटिव एल बाई 2
से पॉजिटिव L/2, रो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर dx dy और dz आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इस जी यहाँ से हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर z। तो अगर हम इंटीग्रल माइनस h/2 को एज इट इज़ लिखें, रो एज एन कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये दो टर्म बचेगी। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास एक और लिमिट आ जाएगी माइनस L/2। अब हमारे पास एक इंटीग्रल यूज़ हो गया है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3 हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन के साथ आ जाएगा xy²। ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी माइनस L/2 से L/2 और dy dz एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करते हैं। रो एज एन कांस्टेंट बाहर रहेगा माइनस h/2 और ये भी लिमिट ऐसे रहेगी माइनस L/2 पॉजिटिव L/2। लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो L³ इधर x³ की जगह जब L/2 आएगा तो ये बेसिकली हो जाएगा L³/8। वो 8 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा L³/24। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, चूँकि यहाँ पर क्यूब है तो एक फॉर्मूले का भी नेगेटिव आएगा, एक लोअर लिमिट का भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो लोअर लिमिट भी अप्लाई करने से L³/24 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो L/2 आएगा, और माइनस के बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी L/2 आएगा। वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट एज इट रहेगा, और हमारे पास dy एंड dz एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो रो इंटीग्रल माइनस h/2 पॉजिटिव h/2 इंटीग्रल माइनस L/2 पॉजिटिव L/2 हमारे पास ये लिमिट आ रही है, और ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा L³/12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो L³/12 हो जाएगा। सिमिलरली ये ऐड होके हो जाएगा L/y², और साथ में आ जाएगा dy dz। ठीक है, नेक्स्ट इसको इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रल और कम कर देंगे माइनस h/2 एज इट इज़, एक और इंटीग्रेट करेंगे तो L³/12 हमारे पास बन के आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो L³/12 के साथ सिंपली y आ जाएगा। सिमिलरली L एज इट इज़ आ जाएगा और y² बदल जाएगा y³/3 में, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, सिंपली dz बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल माइनस h/2 पॉजिटिव h/2। अब देखें यहाँ पर जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिमिट भी आएगी माइनस L/2 से L/2। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो L³/12 तो एज अ कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी, अपर लिमिट L/2 माइनस लोअर लिमिट L/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर L कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। अपर लिमिट जब इधर पुट होगी तो प्रीवियस स्टेप की तरह यहाँ पर भी y³ है, इधर लिमिट जब पुट होगी तो ये L/2 आपका पास 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 3 24। सिमिलरली यहाँ पर भी L³/24 आ जाएगा, और एट दी एंड हमारे पास क्या रहेगा dz। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके सारों के स्टार्ट में रो एज अ कांस्टेंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा माइनस h/2, और यहाँ पर L³/12 है, और ये दोनों ऐड होके L बन जाएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा L4/12। और इसी तरह यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये L³/24 से L³/12 बनेगा, ये दोनों ऐड होके, और ये बाहर L से मल्टीप्लाई होगा तो ये L4/12 अगेन हो जाएगा, और सिंपली dz बच जाएगा। ये दोनों ऐड होके बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा रो L4/6 बन जाएगा। सिंपली हमारे पास माइनस h/2 से h/2 ये बचेगा dz। जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या रहेगा, रो L4/6 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास z आया, और z के ऊपर लिमिट आ जाएगी माइनस h/2 से h/2, तो z की लिमिट अप्लाई करेंगे L ओवर, और ये आ जाएगा h/2 प्लस h/2, तो ये सिंपली ऐड होगा, हमारे पास h हो जाएगा, तो ये रो आ जाएगा L4h। अब आप लोगों को याद होगा
कि हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास मास को जनरेट करता है। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करें तो ये मैंने लिखा एल स्क्वायर सेपरेट कर लिया, डेंसिटी एल स्क्वायर एच, ये आपके पास वॉल्यूम होगा क्योंकि 3 लेंथ का मल्टीपल है, और ये डेंसिटी, ये आपके पास मास को जनरेट करके देगा। तो 1/2 एल स्क्वायर एम हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट जी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। ये हमारा आज का टॉपिक था और सो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।